सन 1857 का भारत अपनी पहचान खोता जा रहा था। सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विविधता, रंग बिरंगे मेले, त्योहार और पारंपरिक जीवन शैली अब धीरे धीरे बदल रही थी। हर गली, हर मोहल्ले में एक अनजानी बेचैनी महसूस की जा सकती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार के बहाने पूरे देश पर नियंत्रण जमा लिया था। व्यापार के नाम पर आई कंपनी ने धीरे धीरे भारत की राजनीति, प्रशासन और समाज में अपनी जड़ें जमा ली थी। अब कंपनी शासक बन चुकी थी। अपनी सेना, अपने कानून और अपने ही तरीके से भारत को चला रही थी। भारतीयों की आवाज दबा दी गई थी और हर फैसले में अंग्रेजी हुकूमत की झलक थी। भारतीय राजा और नवाब या तो कंपनी के अधीन हो गए थे या उनकी ताकत खत्म हो गई थी। जिन राजाओं ने विरोध किया उन्हें गद्दी से हटा दिया गया या उनकी रियासतें छीन ली गईं। सदियों से अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाला समाज अब विदेशी ताकत के अधीन था। धार्मिक रीति रिवाजों में दखल दिया जाने लगा, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता गया। कंपनी की नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया था। किसानों पर भारी लगान, कारीगरों का काम छिनना और पारंपरिक उद्योगों का पतन आम हो गया था। इंग्लैंड के सस्ते सामान ने भारतीय बाजारों को बदल दिया था। भारतीय वस्त्र और हस्तशिल्प की जगह अब अंग्रेजी माल बिकने लगा था, जिससे हजारों परिवार बेरोजगार हो गए। अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। सामाजिक जीवन में भी अंग्रेजों और भारतीयों के बीच गहरी खाई बन गई थी। न्याय प्रणाली भी पक्षपाती थी। एक अंग्रेज के खिलाफ भारतीय की गवाही का कोई मूल्य नहीं था। कानून भी अंग्रेजों के पक्ष में बनाए गए थे, जिससे आम भारतीय को न्याय मिलना लगभग असंभव था। राजा महाराजा अपनी सत्ता वापस पाना चाहते थे। वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और अधिकार के लिए बेचैन थे। सैनिक भेदभाव से नाराज थे। उनकी धार्मिक भावनाओं का अपमान किया जा रहा था और उन्हें अपने ही देश में पराया महसूस कराया जा रहा था। किसान लगान के बोझ से दबे थे। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी और वे गरीबी की दलदल में फंसते जा रहे थे। और आम जनता अपने धर्म और संस्कृति पर हो रहे हमलों से परेशान थी। हर वर्ग में असंतोष और गुस्सा पनप रहा था। भारत एक ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा था। बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो इस गुस्से को विद्रोह में बदल दे। हर तरफ बेचैनी और विद्रोह की आहट सुनाई देने लगी थी। 1877 में वही चिंगारी लगी और इसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता है। इस संग्राम ने पूरे देश को एकजुट कर दिया और आजादी की लड़ाई की नींव रखी। 1857 का विद्रोह एक घटना का नतीजा नहीं था, बल्कि 100 साल के ब्रिटिश शासन के दौरान जमा हुए असंतोष का विस्फोट था। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण थे, जिन्होंने हर वर्ग को प्रभावित किया। सबसे तात्कालिक कारण सैनिक असंतोष था। भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभाव, कम वेतन और पदोन्नति के मौके न मिलना आम था। नए नियमों ने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जैसे समुद्र पार सेवा की अनिवार्यता। एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी की अफवाह ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों को भड़का दिया। यह घटना सैनिकों के लिए अंतिम अपमान थी, जिसने दशकों से जमा गुस्से को विस्फोट में बदल दिया। विद्रोह अब केवल सैनिकों का नहीं रहा, आम लोग भी इसमें शामिल हो गए। 1857 के विद्रोह के पीछे गहरे राजनीतिक और आर्थिक कारण छिपे थे। ये असंतोष केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों से जमा हो रही नीतियों और अन्याय का परिणाम था। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत जिन भारतीय रियासतों के शासकों के कोई जैविक उत्तराधिकारी नहीं होते थे, उन्हें जबरन ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। सतारा, झांसी, नागपुर और अवध जैसे कई समृद्ध राज्यों पर इसी नीति के तहत कब्जा कर लिया गया, जिससे वहां के शासकों और जनता में गहरा असंतोष फैल गया। अवध का विलय खास तौर पर विनाशकारी साबित हुआ, क्योंकि यह राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। अवध के विलय से हजारों सैनिक, दरबारी और अधिकारी अचानक बेरोजगार हो गए, जिससे समाज में गहरा असंतोष और निराशा फैल गई। कंपनी की आर्थिक नीतियों ने भारत की संपत्ति को लूटने और इंग्लैंड को समृद्ध बनाने का काम किया। भारतीय व्यापार और उद्योगों को लगातार कमजोर किया गया। किसानों पर भारी कर लगाए गए, उनकी भूमि छीन ली गई और गरीबी आम हो गई। कई किसान कर्ज में डूब गए और अपने घर बार छोड़ने को मजबूर हो गए। इंग्लैंड के कारखानों में बने सस्ते कपड़े भारतीय बाजारों में भर दिए गए, जिससे बुनकर, कारीगर और शिल्पकार बेरोजगार हो गए। पारंपरिक हस्तशिल्प उद्योग बर्बाद हो गए। ढाका का मशहूर मलमल उद्योग लगभग खत्म हो गया, जिससे हजारों परिवारों की आजीविका छिन गई।
भारत एक औद्योगिक देश से केवल कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बनकर रह गया। अंग्रेजों ने भारतीय संसाधनों का दोहन किया और देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। इन राजनीतिक और आर्थिक नीतियों ने लाखों लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और असंतोष की आग में झोंक दिया। यही असंतोष 1857 के विद्रोह की चिंगारी बना। अंग्रेजों के सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने भारतीय समाज में डर और संदेह पैदा किया। सती प्रथा का अंत और विधवा पुनर्विवाह जैसे सुधार उस समय के रूढ़िवादी समाज को अपनी परंपराओं पर हमला लगे। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने लोगों में यह डर बढ़ा दिया कि सरकार भारत का ईसाईकरण करना चाहती है। 1850 के कानून ने धर्म परिवर्तन करने वालों को संपत्ति का अधिकार दिया, जिससे लोगों को लगा कि अंग्रेज धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं। मंदिरों और मस्जिदों की जमीनों पर कर लगाने की नीति ने पुजारी और मौलवी वर्ग को नाराज कर दिया। सिपाही भी अपने धर्म और जाति के नियमों का पालन करते थे। जब उन्हें पगड़ी पहनने या तिलक लगाने से रोका गया तो यह उनके लिए सीधा हमला था। चर्बी वाले कारतूस की घटना इस लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक डर का चरम बिंदु थी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी, यह वह दिन था जब इतिहास ने करवट ली। मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात फैली थी। वह सिर्फ एक सैनिक नहीं बल्कि एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था। उन्हें यह विश्वास था कि ये कारतूस उनके धर्म को भ्रष्ट करने की साजिश है और इससे उनकी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है। मंगल पांडे ने अपने साथी सिपाहियों को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया और छावनी में बेचैनी फैल गई। जब अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो हालात और भी तनावपूर्ण हो गए। मंगल पांडे ने साहस दिखाते हुए ब्रिटिश अधिकारी पर हमला कर दिया, जिससे छावनी में हड़कंप मच गया। लेकिन अफसोस, उनके साथी सिपाहियों ने उनका साथ नहीं दिया और वे अकेले पड़ गए। अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई ताकि बाकी सिपाहियों में डर बैठ जाए। अंग्रेजों को लगा कि सख्त सजा और डर से विद्रोह रुक जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन मंगल पांडे की शहादत ने सिपाहियों के दिलों में आजादी की आग फैला दी और विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी। मेरठ छावनी में 10 मई को विद्रोह भड़क उठा। यहाँ सिपाहियों ने खुलकर बगावत कर दी। सिपाहियों ने जेल पर हमला किया, अपने साथियों को छुड़ाया और अंग्रेजी सत्ता को खुली चुनौती दी। उन्होंने कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला, जिससे पूरे उत्तर भारत में हलचल मच गई। मेरठ के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े, रास्ते में आजादी का संदेश फैलाते गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। यह विद्रोह अब सिर्फ सैनिक बगावत नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह को राजनीतिक वैधता मिल गई और पूरे देश में आजादी की लहर दौड़ गई। दिल्ली पर कब्जे की खबर फैलते ही उत्तर और मध्य भारत में विद्रोह की लहर उठी। कानपुर में नाना साहेब ने नेतृत्व किया, जिन्होंने खुद को पेशवा घोषित किया और अंग्रेजों को घेर लिया। तात्या टोपे ने गुरिल्ला युद्ध रणनीति से अंग्रेजों को लंबे समय तक परेशान किया। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने बेटे को नवाब घोषित कर सिपाहियों और किसानों को एकजुट किया। बरेली में खान बहादुर खान ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और बिहार के कुंवर सिंह ने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के खिलाफ सफल युद्ध छेड़ा। हर जगह सिपाही अपने अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए, शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा। आम नागरिक, किसान, कारीगर और जमींदार भी विद्रोह में शामिल हो गए। इन नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में विद्रोह को संगठित किया और ब्रिटिश सत्ता को गंभीर चुनौती दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की सबसे प्रतिष्ठित और साहसी योद्धा बन गई। अंग्रेजों ने उनके दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर झांसी को हड़पना चाहा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने डटकर मुकाबला किया। उन्होंने झांसी की रक्षा की, सेना का नेतृत्व किया और जब किला गिरने लगा तो कालपी पहुंचकर तात्या टोपे के साथ ग्वालियर पर कब्जा किया। उनकी बहादुरी आज भी प्रेरणा है। बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, हालांकि उनके पास असली शक्ति नहीं थी। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर उन्हें गिरफ्तार किया और रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। उनकी हार ने विद्रोह के अंत की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता और प्रतिरोध की भावना को हमेशा प्रेरित किया।
विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और अंग्रेजों ने इसका जवाब बेहद कठोरता से दिया। दिल्ली पर 4 महीने की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने कब्जा किया। लूटपाट, कत्लेआम और हजारों की हत्या हुई। कानपुर, लखनऊ, झांसी, हर जगह अंग्रेजों ने विद्रोहियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं किया। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में लड़ते हुए मारी गईं, तात्या टोपे को फांसी दी गई। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद बिहार में विद्रोह कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, संगठन और नेतृत्व था, जबकि विद्रोहियों के पास संसाधनों की कमी और कोई केंद्रीय योजना नहीं थी। विद्रोह मुख्य रूप से उत्तर भारत तक सीमित रहा। कई भारतीय शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया। 1829 के अंत तक विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया, लेकिन इसकी क्रूरता ने ब्रिटिश शासन और भारतीयों के बीच स्थायी कड़वाहट छोड़ दी। 1857 का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसके गहरे असर हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। अब भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। सेना का पुनर्गठन हुआ, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई गई और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया गया। भारतीय राजाओं को राज्य न छीने जाने का भरोसा दिया गया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा में भारतीयों के धार्मिक विश्वासों का सम्मान करने का वादा किया गया। विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज बो दिए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और कुंवर सिंह जैसे नेताओं का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। 1857 का संघर्ष भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पहला अध्याय बना, जिसने भविष्य के राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी।